ये बात है 1937 की। हिंडनबर्ग जर्मन एयरशिप वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्लाइंग मशीन 96 लोगों के साथ यूनाइटेड स्टेट पहुंचती है सफलतापूर्वक अपना सफ़र तय करके। पर लैंडिंग से कुछ पल पूर्व फ्लाइट में भयंकर आग लग जाती है। सिर्फ 34 सेकंड्स में, लेस देन अ मिनट, पूरा जहाज जल के राख हो जाता है। 36 लोगों की जान चली जाती है और बहुत सारे लोग बुरी तरह से जल जाते हैं। पर ये भयंकर आग लगी कैसे, ये जानने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट की गई, पर कोई भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिली तो बस स्पेक्यूलेशन थ्योरीज। एक थ्योरी सजेस्ट करती है आग लगने का कारण था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। उसकी वजह से स्पार्क हुआ, जिससे हाइड्रोजन फील्ड इस एयरक्राफ्ट ने आग पकड़ ली। दूसरी थ्योरी प्रपोज करती है लाइटनिंग स्ट्राइक को। लैंडिंग के टाइम मौसम ठीक नहीं था, तेज़ हवाएं चल रही थी, बिजली चमक रही थी। उसी आसमानी बिजली की वजह से आग लग गई। तीसरी थ्योरी है सैबोटेज की, कि ये आग किसी साजिश का हिस्सा है। जानबूझकर फ्लाइट में एक बॉम्ब रखा गया जो फट गया और आग लग गई। इनमें से कौन सी थ्योरी सच है, इसे जानने के लिए शुरू से जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। यूरोप, जर्मनी, फ्रैंकफर्ट। दिन था 3 मई 1937। LZ-129 हिंडनबर्ग, आज तक का सबसे बड़ा हवाई जहाज़, तैयार किया जा रहा था न्यू जर्सी USA जाने के लिए। ये एक आम यात्रा नहीं थी, ये अटलांटिक के उस पार जाने वाली पहली स्केड्यूल्ड फ्लाइट थी। इससे पहले एयरशिप ने 62 सक्सेसफुल ट्रायल्स एंड पब्लिसिटी फ्लाइट्स पूरी कर ली थी। एप्लिन कंपनी द्वारा बनाया गया ये जहाज़ 245 मीटर लंबा, टाइटैनिक से थोड़ा सा कम एंड 13 मंजिल बिल्डिंग जितना ऊंचा था। 36 पैसेंजर्स उस रात ट्रैवल कर रहे थे इस एयरशिप में। वन वे टिकट इस एयरबस की $400 की थी। आज उसकी वैल्यू $5000 के बराबर है। ये एयरशिप आज तक का सबसे लग्जरी एक्सपीरियंस देती थी। इसके अंदर एक बेहतरीन रेस्टोरेंट था जिसमें बेस्ट कुजीन एंड वाइन सर्व होती थी। फैशनेबल डिज़ाइन की गई लॉन्ड्री थी, पियानो डेक था, बेहतरीन व्यू के लिए ऑब्जर्वेशन डेक था। बोर्डिंग के टाइम पैसेंजर्स के लाइटर जमा कर लिए जाते थे और स्मोकिंग एरिया से बाहर स्मोकिंग करना मना था। एयरशिप का बाहरी पार्ट जो स्किन थी उसकी एक स्ट्रॉन्ग कॉटन लाइनन से बनी थी, जो कि वाटरप्रूफ थी एंड जिसे केमिकल पेंट से टाइटन किया गया था। ऊपरी परत के अंदर 16 गैस बैग्स थे जो कि 30 मीटर्स टॉल थे एंड जिनमें 200,000 क्यूबिक मीटर हाइड्रोजन गैस भरी हुई थी, अ हाईली फ्लेमेबल एंड लाइट गैस, जिसकी वजह से ये एयरशिप्स फ्लाई करते थे। पैसेंजर डेक शिप के नीचे हिस्से में था। कुछ ही मिनटों में हिंडनबर्ग अपनी टॉप स्पीड 120 किलोमीटर्स पर आवर की रफ्तार से उड़ने लगा। 6500 किलोमीटर की यात्रा सिर्फ 2.5 दिन में पूरी होने जा रही थी, जो कि समुद्री जहाज़ से आधा समय था। हॉलैंड के ऊपर से इंग्लिश चैनल क्रॉस करते हुए फ्लाइट अमेरिका के पूर्वी किनारे तक पहुंचने वाली थी। मौसम खराब हो गया, तेज़ हवाएं चलने लगी जो कि एयरशिप की लैंडिंग को मुश्किल करने वाली थी। तूफान एयरशिप को नुकसान पहुंचा सकता था। पैसेंजर्स और क्रू को हिंडनबर्ग में एक और ख़तरा भी था। वो था हिटलर, जो अपनी अपोजिशन को दबा रहा था अपनी डिक्टेटरशिप से। ह्यूगो एक्नर, जिसने इस जहाज़ को बनाया था, वो ऐसे लोगों में था जो हिटलर के अगेंस्ट बोलते थे। पब्लिकली हिटलर के अगेंस्ट बोलना उस टाइम में आम बात नहीं थी। 1933 में नाजी पार्टी के पावर में आने के बाद एक्नर को अरेस्ट करने की कोशिश भी की गई थी, बट उस अरेस्ट को ब्लॉक कर दिया गया था जर्मनी के उस टाइम के प्रेसिडेंट पॉल बॉन हिंडनबर्ग द्वारा। उसी के नाम से आया था एयरशिप का नाम। 1936 में जब दुनिया का सबसे बड़ा शिप बन के तैयार हुआ, हिटलर के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर ने एक्नर से रिक्वेस्ट करी कि इस एयरशिप का नाम हिटलर के नाम पर रख दिया जाए, बट ह्यूगो एक्नर ने ना बोल दिया।
तो कुछ लोगों का मानना था कि हिटलर ने इस एयरशिप को बॉम्ब से उड़ा दिया जलन की वजह से और एक्नर की रेपुटेशन ख़त्म करने के लिए। अब वापस चलते हैं उस घटना पे। 5 मई 1937, तीसरा दिन। ज़ेपेलिन हेड ऑफ ऑपरेशन एंड कैप्टन को चिंता हुई। हिंडनबर्ग स्केड्यूल टाइम से 12 घंटे लेट चल रहा था, स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से। चिंता की वजह थी रिटर्न फ्लाइट, जो कि उसी रात फ्रैंकफर्ट के लिए जाने वाली थी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी वो फ़्लाइट एंड फुली बुकड भी थी। 6 मई थर्सडे सुबह 6 बजे हिंडनबर्ग की लैंडिंग का स्केड्यूल टाइम था ये, लेकिन एयरशिप अभी भी 1130 किलोमीटर दूर था अपने एयरबेस से। एस्टिमेटेड अराइवल टाइम शाम को 6 बजे का था, जो कि स्केड्यूल टाइम से 12 घंटे लेट था। 3 बजे शाम को हिंडनबर्ग लैंडिंग के कुछ पास पहुंच गया। बेस कमांडर को चिंता हुई क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था। उस टाइम पे तेज़ हवा चल रही थी। एक ख़राब मौसम में लैंडिंग करने से सब कुछ गड़बड़ हो सकता था। कैप्टन ने एयरशिप को साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टर्न किया, हवा का प्रकोप कम करने के लिए। पाँच बज के 12 मिनट पे एयरशिप को वापस बेस की ओर घुमा लिया गया। उस टाइम भी बहुत तेज बारिश हो रही थी। शाम को 6:17 पे कैप्टन ने नोटिस किया कि शिप बैक से हैवी हो रहा है और लैंडिंग से पहले बैलेंस करना होगा, नहीं तो टेल डैमेज हो सकती है। उसने शिप वाटर टैंक से 1000 किलोग्राम वाटर को रिलीज़ करने का ऑर्डर दिया। शाम को 6:20 पर एयरशिप फाइनली लैंडिंग के लिए पहुंच जाता है। हिंडनबर्ग की अमेरिका में इस साल की पहली लैंडिंग थी, इसलिए बहुत लोग इसे देखने आए थे। न्यूज़ रिपोर्टर भी इसकी लैंडिंग को रिकॉर्ड करने आए थे। बहुत क्राउड था वहाँ पे, पैसेंजर्स के, रिलेटिव्स का, लोगों का और रिपोर्टर्स का। 6:21 पे पहली एंकर रोप नीचे फेंकी गई और 6:25 पे अचानक जहाज़ के पीछे आग लग जाती है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लाइंग मशीन एक आग के गोले में बदल जाता है। धरती से 60 मीटर ऊपर 36 पैसेंजर्स खुश होकर बाहर देख रहे थे, अपनी यात्रा पूरी होने की खुशी मना रहे थे जब ये हादसा हो गया। बेस पर मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। इतना बड़ा शिप जिसको पूरी आग लगी हुई है धरती पे गिर रहा था। इतने बड़े जहाज को तहस नहस होने में 1 मिनट से भी कम टाइम लगा। पूरा मलबा जहाज का धरती पे बिखरा पड़ा था। इतने कम टाइम में कुछ भी नहीं बचा। पैसेंजर्स एंड क्रू मेंबर्स को मिला के टोटल 97 लोग थे एयरशिप पे, जिनमें से 29 की उसी टाइम पे मौत हो गई और बाकी कुछ हॉस्पिटल्स में दम तोड़ गए। और हिंडनबर्ग, जो कि जर्मन का प्राइड था, यूरोप का प्राइड था, उसका कुछ भी नहीं बचा। यूनाइटेड स्टेट्स एंड जर्मनी ने जॉइंट इंक्वायरी ऑपरेशंस कंडक्ट करे। बच गए क्रू मेंबर्स एंड पैसेंजर्स से बातचीत करी गई। 90 आई विटनेसेस को एग्जामिन किया गया। 1937 में आज की तरह कोई कॉकपिट टेक्नोलॉजी नहीं थी जो इंक्वायरी में हेल्प कर सके, इसलिए इतने साल तक कंट्रोवर्शियल थ्योरीज बनती रही। सबका अपना अपना व्यू पॉइंट था। कोई कुछ रीज़न बता रहा था इस एक्सीडेंट का और कोई कुछ। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, एक्सपेरिमेंट्स करके मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की गई। क्या रीज़न था इस एक्सीडेंट का? क्या एयरशिप को बम से उड़ाया गया था या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसने शिप को 34 सेकंड्स में राख बना दिया? एयरशिप इन्वेस्टिगेटर गर्ग फेथ ने सैबोटेज थ्योरी को खारिज कर दिया। उसकी रिसर्च में ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला जिससे ये लग रहा हो कि कोई बॉम्ब प्लांट किया गया था। उसने फिल्म फुटेज को खंगाला, आई विटनेसेस की रिपोर्ट को पढ़ा, जिससे ये क्लियर हुआ कि आग एयरशिप के पीछे ऊपरी ओर स्टार्ट हुई थी। वो इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि ये स्पार्क हाइड्रोजन के लीक होने से लगी थी। हाइड्रोजन ही असली कारण बना एयरशिप एक्सीडेंट का। ये एक हाईली फ्लेमेबल गैस है जिसने 34 सेकंड में सब कुछ ख़त्म कर दिया।
हिंडसबर्ग के 16 गैस सेल्स में 200,000 क्यूबिक मीटर हाइड्रोजन थी। अब क्वेश्चन ये उठा कि जर्मन्स को पता था हाइड्रोजन बहुत जल्दी आग पकड़ती है, इसलिए उन्होंने पूरे प्रिकॉशंस लिए थे। हाइड्रोजन आग सिर्फ तब पकड़ती है जब एयर के साथ मिक्स होती है। ग्रेग फेथ ने विटनेसेस टेस्टिमनी को नोटिस करके ये पता लगाया कि उन्होंने प्लेन के ऊपर की ओर हाइड्रोजन लीक फ्लक्चुएशन नोटिस की थी। इस भयंकर एक्सीडेंट के 14 मिनट पहले जब एयरशिप आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक हवा की डायरेक्शन चेंज हुई थी। कैप्टन, जो कि शिप को जल्दी लैंड करना चाहता था, उसने एक शार्प लेफ्ट टर्न लिया था, जिससे एयरशिप की बॉडी पे लगी वायर्स स्ट्रेस्ड हुई और टूट गई, जिन्होंने हाइड्रोजन बैग को रैप्चर कर दिया था। यही कारण बना हाइड्रोजन गैस के लीक होने का। एक्सीडेंट के 8 मिनट पहले कैप्टन को शिप का पिछला हिस्सा, उसकी टेल, हैवी फील हुई जब उसने वाटर टैंक से वाटर रिलीज करने का ऑर्डर दिया था। तभी उसने एक और शार्प राइट टर्न लिया। तब भी शिप पीछे से हैवी फील हो रही थी। वो लाइट हाइड्रोजन लीकेज की वजह से ही था। उसने अपने क्रू मेंबर्स को बुलाया ताकि वो आगे आ जाएं और शिप को बैलेंस किया जा सके। एक्सीडेंट से 4 मिनट पहले जब अब एयरक्राफ्ट अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था, तो 6:25 पे जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही थी, तो जहाज़ ने अपना एंकर रोप नीचे फेंका, बारिश की वजह से जो गीला हो गया, जिससे इलेक्ट्रिकल चार्ज शिप के मेटल पार्ट से ग्राउंड तक फ्लो कर गया। एयरक्राफ्ट की स्किन एटमॉस्फेयर की वजह से ऑलरेडी हाईली चार्ज थी। हाई वोल्टेज स्पार्क पैदा हुआ, जिससे लीक हो रही हाइड्रोजन ने आग पकड़ ली। इतनी ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन थी उस एयरशिप में, जिसने 34 सेकंड में सब कुछ तबाह कर दिया। 36 लोग मारे गए और बहुत ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। रिसर्च में ये भी बात सामने आई कि इस ट्रेजेडी को रोका जा सकता था। ट्रेनिंग में क्रू को एयरशिप को ऐसे वेदर कंडीशंस में लैंड करने की सलाह नहीं दी गई थी। एक्नर ने भी प्लेन कैप्टन को जिम्मेदार ठहराया था एक्सीडेंट के लिए। रिटर्न फ्लाइट के प्रेशर की वजह से उसने वेदर कंडीशंस के कंड्यूसिव होने की वेट किए बिना लैंड करने की ट्राई करी थी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स और एक छोटी सी भूल से इतना बड़ा हादसा हो गया। हिंडनबर्ग डिज़ास्टर की वजह से कमर्शियल एयरशिप इरा का अंत हो गया। जर्मनी ने अपना ग्राफ ज़ेपेलिन एयरशिप भी बंद कर दिया जब तक हीलियम, जो कि एक नॉन फ्लेमेबल गैस है, नहीं अवेलेबल होती। यूनाइटेड स्टेट्स इकलौता देश था हीलियम की सप्लाई करता था। उसने जर्मनी को हीलियम प्रोवाइड करने से मना कर दिया, इसलिए नाजीज़ को एयरशिप प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। बट इससे एक वैल्यूएबल लेसन मिला एविएशन इंडस्ट्री को कि हाइड्रोजन को कभी भी पैसेंजर एयरशिप को लिफ्ट करने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। आजकल सारी एयरशिप में हीलियम यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन की जगह। हिंडनबर्ग की दुर्घटना के बाद ज़ेपेलिन कंपनी ने एक थंडर कार डिज़ाइन करी। ये थंडरस्टॉर्म कंडीशंस को सेंस कर सकती थी, जो कि एविएशन फील्ड में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हिंडनबर्ग आज भी दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा हवाई जहाज़ था। आजकल के एयरप्लेन्स चाहे अटलांटिक के उस पार कुछ ही घंटों में पहुंच सकते हैं, पर जो स्टाइल और लग्जरी हिंडनबर्ग के पैसेंजर ने एक्सपीरियंस करी थी, उसको कोई भी बीट नहीं कर सकता। ये थी आज की वीडियो। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।